अब ये कंडीशंस लिख लो आप। फर्स्ट कंडीशन में आप लिखो व्हेन ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। इसका मतलब होता है जब सारे के सारे वोवल इकट्ठे आना चाहते हैं, सारे वोवल इकट्ठे आएंगे, जितने भी मान लो उस वर्ड्स में वोवल होंगे वो सारे बोलेंगे कि हम इकट्ठे रहेंगे। मैं सबका एक एक करके आपको मतलब बताऊंगा। फिर क्वेश्चन आता है व्हेन ऑल वोवल्स। देखो परमोटेशन के क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना, अगर आप दो क्वेश्चंस के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पाओगे तो एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। और डिफरेंस आप तभी समझ पाओगे जब हमारे को एक ही क्वेश्चंस की सारी वैरायटी जो ना एक साथ सीखने को मिले। तो मैं आपको इसलिए सारी चीजें एक साथ लिखवाऊंगा। अब लिखो आप व्हेन ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। पहला क्या था, जब सारे वोवल इकट्ठा आए। अब दूसरी क्या होगी, जब सारे वोवल इकट्ठे ना आए। तीसरी कंडीशन में आप लिखो व्हेन नो टू वोवल्स अकर टुगेदर। स्क्रीन दिखाई दे रही ना सब बच्चों को? व्हेन नो टू वोवल्स अकर टुगेदर, जब कोई भी दो वोवल इकट्ठे ना आए तो ये कंडीशन होती है। व्हेन, अब लिखो व्हेन सम पर्टिकुलर लेटर्स। अभी हम वोवल की बात कर रहे हैं, लेकिन मान लो सारे वोवल के बारे में ना कह के ये बोलते कि एन और ई दोनों इकट्ठे आएंगे, या एन स्टार्टिंग में आएगा ई लास्ट में आएगा, ऐसी कुछ कंडीशन भी आ सकती है। व्हेन सम पर्टिकुलर लेटर्स अकर एट सम पर्टिकुलर पोजीशन। पर्टिकुलर का मतलब होता है एक फिक्स पोजीशन। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि सब में क्या डिफरेंस होता है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे जब सारे के सारे वोवल आपके क्या हो, इकट्ठे आते हो। जस्ट ए मिनट। आज थोड़ा सा डिले हो जाएगा, बच्चे भी टाइम पे नहीं है ना, लेकिन आपकी क्लास पूरी लगाएंगे, लेट तक लगाएंगे क्लास आज। आपको तो कोई जल्दी है नहीं ना किसी को भी? ओके ठीक है बेटा। तो अब लिखो पहला कॉन्सेप्ट है जब सारे के सारे वोवल एक साथ आए, व्हेन ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। यानी कि जो वर्ड आपको गिवन होगा उसमें जितने भी वोवल होंगे वो सारे के सारे एक साथ आने चाहिए। कौन से वर्ड्स में? जो वर्ड आप बनाओगे। जैसे हम पहले एग्जांपल लेते हैं इक्वेशन का, EQUATION। तो ये इक्वेशन में 8 लेटर्स है। इन 8 लेटर्स के आपने अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं, बट एक कंडीशन है कि जो भी आप वर्ड बनाओगे ना उनके अंदर सारे के सारे वोवल्स जो है ना वो एक साथ आएंगे। तो इसमें पहले तो आप वोवल छाटो। देखो एक क्यू, एक आपका सॉरी, एक आपका वोवल क्या है, यू है, एक ए है, एक आई है, एक ओ है, और एक क्या है, ई है। तो इसमें वोवल्स आपके पांचों के पांचों वोवल हो गए, AEIOU। अब ये वोवल कहते हैं कि हम सारे के सारे क्या होते हैं, इकट्ठे आना चाहते हैं। तो आप एक बात समझ लो कि जो इकट्ठे आना चाहते हैं, चाहे वो वोवल हो, चाहे कॉन्सोनेंट हो, चाहे 2 या 3 लेटर मिलके ऐसा कहें, आप उनको क्या करो, आप उनको एक मान लो सबको। ये पांचों इकट्ठा आना चाहते हो तो आप इन पांचों को क्या कर लो, एक मान लो कि ये इकट्ठे नहीं है बल्कि क्या है, एक ही है ये। अब इसके अलावा क्या क्या बच गए देखो, इसके अलावा बच गए QN और T। टोटल 8 लेटर्स थे, 5 तो ये इकट्ठे आना चाहते हैं, बाकी रह गए 3। तो इनको क्या कहा मैंने, इनको एक मान लो, और ये 3 है ही। तो 3 और 1 मिला के कितने हो गए, 4 हो गए, है ना। जैसे आप ये मान के चलो कि आप 8 फ्रेंड्स मूवी देखने जाना चाहते हो, और आप ये कहते हो कि हम 8 फ्रेंड्स जो है ना 2 कैटेगरी में डिवाइड हैं, एक तो 5 का ग्रुप है और एक 3 फ्रेंड्स का ग्रुप है। तो आप ये कहते हो कि हम जो ये 5 फ्रेंड्स है ना, ये हम एक साथ बैठेंगे। एक साथ का मतलब जैसे मान लो थिएटर में ऐसे चेयर लगी हुई है, 8 चेयर्स लगी हुई है। तो जब आप टिकट खरीदने जाते हो तो आप बोलोगे कि हम 5 फ्रेंड्स को जो आप टिकट दोगे ना उनका सीरियल नंबर एक ऑर्डर में होना चाहिए, है ना। हम पांचों इकट्ठा बैठेंगे, बाकी 3 को कहीं बिठा दो, लेकिन हम पांचों के बीच में कोई और बंदा नहीं आएगा।
तो देखो हम ये सीख रहे हैं कि जब कुछ लेटर्स एक साथ आना चाहते हैं, मान लो ये वोवल्स इकट्ठे आना चाहते हैं, ए ई आई ओ यू, तो आप इन पांचों को क्या मान लो, एक मान लो, और ये तीन अलग रह गए, क्यू एन और टी, तो टोटल मिला के कितने हो गए, फोर। अपने को ये पता है कि फोर चीजें हो, फोर वर्ड्स लेटर हो, मान लो ए बी सी डी, अगर ये फोर लेटर्स है, हम इनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं बताओ, फोर फैक्टोरियल में। वो चार चीजों को हम चार फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, ये तो आपने सीख लिया। लेकिन अब एक बात बताओ, इन्होंने ये कहा था कि ए ई आई ओ यू ये इकट्ठे आने चाहिए, बट ये कंडीशन नहीं है कि ए पहले आएगा, ई इसके बाद आएगा, आई इसके बाद ओ। हाँ, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, यानी कि आप पांच फ्रेंड हो, मान लो ए बी सी डी ई, तो ये पक्का नहीं है कि ए यहाँ बैठेगा सी यहाँ बैठेगा। हाँ, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। पांच चीजें आपस में बताओ मेरे को कितने वेज में इंटरचेंज हो सकती है, फाइव फैक्टोरियल में। कोई भी पांच चीजें आपस में फाइव फैक्टोरियल में, तो इस फोर फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, फाइव फैक्टोरियल से, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। फोर फैक्टोरियल होता है 24, फाइव फैक्टोरियल होता है आपका 120, 24 को 120 से क्या कर लो आप, मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका कितना आ जाएगा 24, यानी कि 2880। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी मैं बहुत कराऊंगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन। जस्ट ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि जो, हाँ मैं ये दोबारा बताता हूँ, मैं ये सारा दोबारा बताता हूँ आपको, कि जिसमें सारे के सारे वोवल आपके इकट्ठे आना चाहते हैं। देखो मान लो एक वर्ड हम लेते हैं इक्वेशन, मैं एक और वर्ड ले लेता हूँ इक्वेशन की बजाय। अब एक नया वर्ड हम सिलेक्ट करते हैं, मान लो गणेश, ट्रायंगल वर्ड सिलेक्ट कर लिया हमने, TRIANGLE। तो इस ट्रायंगल के अंदर आपको नए नए वर्ड्स बनाने हैं, लेकिन है ना जितने भी वोवल्स है ना वो सारे एक साथ आएंगे, ऑल वोवल्स आर टुगेदर। आपको जितने भी वर्ड्स बनाने हैं ना, उस उन वर्ड्स के अंदर वोवल आपके इकट्ठे आने चाहिए। तो पहले तो देखो वोवल कौन कौन से है, आई, ए और ई। ये आई ए और ई आप ये मान लो ये तीन बच्चों के नाम हैं, और ये बच्चे कहते हैं हमारे को आप जहां भी बिठा दो, लेकिन हम तीनों अलग नहीं होंगे, हम तीनों एक साथ बैठेंगे। जो एक साथ आना चाहते हैं ना, उनको आप एक सर्कल के अंदर बंद करके आप ये मान लो वो तीन नहीं है बल्कि कितने हैं, एक है वो, है ना। इन तीन के अलावा ट्रायंगल के कौन कौन से लेटर बच गए आपके पास, TRNGL, पांच ये बच गए। तो देखो एक तो इसको मान लो, और फाइव ये है ही, तो फाइव और वन कितने हो गए, टोटल सिक्स। अब आप मेरे को ये बताओ, सिक्स लेटर्स को कितने वेज में अरेंज कर सकते हो आप, सिक्स फैक्टोरियल में, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन अब बात आती है कि जो हमने इन तीन वोवल्स को एक माना था, इन तीनों को इंटरचेंज तो कर सकते हैं ना, यानी कि हम इनको आई ए ई ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो आई ई ए, आप ऐसे भी लिख सकते हो ई ए आई, या ई आई ए, या ए आई ई, या ए ई आई। कहने का मतलब देखो इन छह की छह मैंने जो इसकी परमोटेशन बनाई है, उनमें सभी में देखो आप ए ई और आई एक साथ ही तो आ रहे हैं, तो इसका मतलब इनको इंटरचेंज किया जा सकता है। और तीन चीजों को कितने वेज में इंटरचेंज कर सकते हैं हम, थ्री फैक्टोरियल के अंदर। तो आंसर कितना आ गया अपना, 720 इंटू में सिक्स, 720 इंटू सिक्स यानी कि 4320, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो मैंने आपको ये समझाया है कि कुछ वोवल्स या कोई और लेटर मान लो इकट्ठे आना चाहते हैं साथ में, वो अलग नहीं होना चाहते, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे। ट्रायंगल है, तीन वोवल है, तो आप तीनों को क्या मान लो, एक मान लो, बाकी पांच को अलग अलग मान लो, तो फाइव और वन मिलके कितने हो गए, सिक्स। अब सिक्स चीजों को हम सिक्स फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, बट जिनको आपने एक माना था ना, उनको भी तो आप अरेंज कर सकते हो ना आपस में थ्री फैक्टोरियल वेज में, तो उसकी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देना और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम और करते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर ही। क्वेश्चन हम सारे करेंगे ताकि एक क्वेश्चन में अगर आपकी थोड़ी बहुत डाउट रह भी जाती है तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी कवर हो जाए। अब मान लो एक वर्ड है ऑर्डिनेट, ORDINATI। अब आप बताओ ऑर्डिनेट वर्ड है, इसके अंदर हम कहते हैं कि सारे के सारे वोवल इकट्ठे आए, ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। सारे वोवल अगर इकट्ठे आएंगे तो आपके कितने नए नए वर्ड्स बना सकते हो। पहले तो आप ये देखो, जो इकट्ठे आना चाहते हैं ना उनको एक साथ लिख लो। ओ आना चाहता है, एक आई, एक ए और एक ई, ये चार वोवल है। इन चार वोवल को एक मान लो, और बाकी क्या रह गया उनको लिख लो। आर रह गया, डी रह गया, एन रह गया और टी रह गया। तो ये टोटल कितने बन गए बताओ। ये तो फोर अलग से हैं, इनको हमने एक मानना है ना, पांच बन गए, और पांच चीजों को फाइव फैक्टोरियल वेज में आप अरेंज कर सकते हो। लेकिन
हाँ, मल्टीप्लाई बाय 5, ये चार चीज़ों को हमने एक माना था, इनको 4 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हो, तो 120 इंटू 24 है ना, वही आंसर आ गया अपना 2880। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि कुछ वोवल्स या कुछ कॉन्सोनेंट जो इकट्ठे आना चाहते हैं तो हम उनको ऐसे इकट्ठे भी लिख सकते हैं। अब आप सेकंड कॉन्सेप्ट लिखो, व्हेन ऑल वोवल्स, व्हेन ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, डू नॉट अकर टुगेदर। इसका पहले तो आप मीनिंग ध्यान से समझो कि इसमें कहना क्या चाहता है वो, कि इसको अगर हिंदी में समझे तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे वोवल इकट्ठे नहीं आना चाहते। एक तो मैं ये कहूँ कि ऑल वोवल्स इकट्ठे नहीं आना चाहते, और एक मैं ये कहता हूँ व्हेन, व्हेन नो टू वोवल्स अकर टुगेदर, व्हेन नो टू वोवल्स अकर टुगेदर। तो इन दोनों में सबसे पहले तो आपको डिफरेंस समझना है कि इन दोनों लैंग्वेज का मतलब क्या है, अलग अलग है या फिर ये सेम है। ऊपर तो मैं कहता हूँ कि सारे के सारे वोवल इकट्ठे नहीं आना चाहिए। मान लो मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, EQUATION, इसमें 5 वोवल है, AEIOU। अगर मैं बात करूं कि पांचों के पांचों वोवल इकट्ठे नहीं आना चाहिए, तो पहले ही लिख रखा है व्हेन ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, मतलब कि इस वर्ड में जितने भी वोवल है ना पांचों, वो इकट्ठे नहीं आएंगे। अब इसका क्या मतलब होता है कि पांचों इकट्ठे नहीं आएंगे, हाँ हो सकता है उनमें से कोई 2 इकट्ठे आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, बट पांचों इकट्ठा नहीं आएंगे। आप ये मान लो कि क्लास में 5 गर्ल्स है और टीचर बोलता है कि ये पांचों की पांचों लड़कियां इकट्ठी नहीं बैठेगी। फिर मान लो आप 4 गर्ल्स ने पूछा कि क्या सर 4 बैठ सकते हैं क्या, टीचर कहेगा हाँ 4 बैठ सकते हो, 3 बैठ सकते हो, 2 बैठ सकते हो, अकेले अकेले भी बैठ सकते हो, बट आप है ना पांचों मिलके एक साथ नहीं बैठोगे। तो ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर का मतलब ये होता है कि जितने वोवल्स है वो सारे तो इकट्ठे नहीं आएंगे, बट उनमें से एक कम, मान लो 5 है तो 4 इकट्ठे आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, है ना। आपको इसका मतलब तो ये समझना है। और जो दूसरी लाइन है ये देखना, ये वाली, इसमें मैंने क्या कहा, व्हेन नो टू वोवल्स अकर टुगेदर। अब कोई भी 2 वोवल इकट्ठे नहीं आएंगे। अब बताओ मेरे को, पहली लाइन में और इसमें क्या डिफरेंस है। पहली में तो था कि सारे इकट्ठे नहीं आएंगे, हाँ 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, बट मान लो 4 है तो चारों नहीं आएंगे। हाँ, इसमें सारे अकेले अकेले रहेंगे, इसमें तो कोई 2 वोवल भी इकट्ठे नहीं आएंगे। जैसे 5 गर्ल्स थी, इनके नाम है मान लो A B C D और E। अब अगर मान लो ये चाहे कि A और B हम इकट्ठे बैठ जाते हैं और बाकी को हम अलग कर देते हैं, तो टीचर कहेगा नहीं आप भी इकट्ठे नहीं बैठ सकते, क्योंकि कंडीशन है कि कोई भी 2 गर्ल्स इकट्ठी नहीं बैठ सकती। तो पहले तो आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर और नो टू वोवल्स अकर टुगेदर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑल वोवल्स में तो क्या होता है, 2 इकट्ठे आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। मान लो 5 वोवल है तो पांचों नहीं आएंगे। नो टू वोवल सकर टुगेदर का मतलब है कोई भी 2 वोवल इकट्ठे नहीं आएंगे, यानी कि हर एक वोवल के बीच में एक कॉन्सोनेंट जरूर आना चाहिए। तो हम अब एक एक करके समझते हैं कि पेपर में हमारे को कैसा क्वेश्चन आएगा और कैसे फिर दोनों का सोल्व करने का तरीका है। पहला हम करते हैं व्हेन ऑल वोवल्स, ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। जब सारे वोवल्स इकट्ठे ना आए, जब सारे के सारे वोवल इकट्ठे ना आए तो क्या तरीका होता है क्वेश्चंस को सोल्व करने का। मान लो हम वर्ड लेके चलते हैं इक्वेशन, इक्वेशन वर्ड लेके चलते हैं और आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि आप कितने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो जिनमें सारे के सारे वोवल इकट्ठे ना आए। पहले आप मेरे को ये बताओ, क्या आपको ये अच्छे से समझ आ गया क्या कि ये कैसे निकालें कि जिसमें सारे वोवल इकट्ठे आए। सारे वोवल इकट्ठे आए वो केस आप मेरे को बता दो। नंबर नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, जिसमें सारे के सारे वोवल इकट्ठे आते हैं। आप ये बताओ पहले तो ये कैसे निकालोगे, क्योंकि ये निकालना आएगा तभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता लगेगा। अब आप समझ गए कि इसमें AEIOU ये 5 तो है वोवल, ये इकट्ठे आना चाहते हैं तो इनको तो मान लेते हैं 1, बाकी बच गए QNT ये 3, ये मान लेते हैं। तो ये कितने हो गए टोटल 4, और 5 फैक्टोरियल ये, तो इसका आंसर कितना आया था आपका 2880 आ गया, है ना। 2880 मतलब ये तो आ गया 2880। अब आप एक बात सोच के देखो, आप इक्वेशन वर्ड से टोटल वर्ड्स कितने बना सकते हो। इक्वेशन से टोटल, ये तो 2880 तो वो हो गए जिसमें सारे के सारे वोवल इकट्ठे आते हैं। आपके ऊपर है ना कोई कंडीशन, हाँ 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल यानी कि 40320। आप सारे वर्ड्स इतने बना सकते हो।
इन सारे वर्ड्स में से ये 2880 ये ऐसे वर्ड्स है जिसमें पांचों के पांचों वोवल इकट्ठे आए हैं। तो आप, हाँ, जो एक साथ आए हैं। अब आप ये बताओ, अगर इसमें से मैं ये वाले वर्ड्स हटा दूं तो बाकी मेरे पास जो वर्ड्स बचेंगे वो ऐसे हैं जिसमें पांचों के पांचों वोवल तो इकट्ठे देखो नहीं आ सकते, है ना। आप समझ गए अब, और यही हमारे को निकालना है कि पांचों वोवल इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो मेरा आंसर क्या आएगा? हाँ बिल्कुल, सब्ट्रैक्ट कर दोगे इसको, है ना। सब्ट्रैक्ट करके जो भी आपका आंसर आएगा ये हमारा आंसर आएगा। तो यानी कि जब क्वेश्चन आए क्या सारे वोवल इकट्ठे ना आए तो आप क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे? पहले आप ये देख लो कि टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं जिसमें वोवल इकट्ठे आए ना आए उस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। 8 फैक्टोरियल बन सकते हैं। अब इनमें से आप वो वाले वर्ड्स हटा दो जिसमें सारे के सारे वर्ड्स वोवल इकट्ठे आते हैं, तो बाकी जो वर्ड्स बच जाएंगे वो वही तो बचेंगे जिसमें सारे वोवल इकट्ठे नहीं आते, है ना। सिंपल सी बात, यही आप समझ पा रहे हो कि टोटल वर्ड्स में से आप अगर वे हटा दोगे जिसमें सारे वोवल इकट्ठे आते हैं तो बाकी कौन से बच जाएंगे जिसमें सारे वोवल इकट्ठे नहीं आते। मतलब कि पांचों तो इकट्ठे नहीं आएंगे, कोई 4 इकट्ठे आएंगे, कोई 2 आएंगे, कोई 3 आएंगे, कोई अकेले अकेले आएंगे, क्योंकि पांचों जिसमें इकट्ठे आते हैं वो तो 2880 थे और ये तो हमने सब्ट्रैक्ट ही कर दिए। इसका मतलब अब ये तो खत्म, बाकी जो बच गए वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होएगा। कोई भी क्वेश्चन आप करोगे ना, बस यही आपका मेथड रहने वाला है। जिसमें सारे वोवल इकट्ठे ना आए तो आप क्या करोगे? जिसमें सारे वोवल इकट्ठे ना आए तो उसकी एक ट्रिक लिख लो। ट्रिक नहीं है ये, जस्ट मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। टोटल वर्ड्स में से आप वो माइनस कर दो नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। तो ये किसकी ट्रिक है? यानी कि आपको याद रखने के लिए, किसके लिए याद रखना है? जिसमें आपको नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने हो, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच all vowels do not occur together, do not occur together। अगर कभी भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बस आप टोटल वर्ड्स निकाल लेना, उसमें से वे वाले वर्ड्स माइनस कर देना जिसमें सारे के सारे वोवल इकट्ठे आते हैं, माइनस करके जो आपका आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप समझ गए। अब आपको देखो टोटल वर्ड्स भी मैंने निकालना सिखा रखा है, कैसे निकालते हैं। चाहे रिपीट हो चाहे ना हो, कुछ भी हो, टोटल वर्ड्स हम निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमें ये भी निकालना आ गया कि ऐसे कितने वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर सारे के सारे वोवल क्या होते हैं? इकट्ठे आते हैं। तो सब कुछ हमने सीख लिया। इसके बाद आप माइनस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन आप लिखो जिसके अंदर कुछ लेटर्स रिपीट हो जाते हैं। मान लो हम बात करते हैं, एप्पल की बात करते हैं। एक छोटा सा वर्ड लेके मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। एप्पल एक वर्ड है, आपको इतने वर्ड्स बनाने हैं। कौन से? इन विच ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। सारे के सारे वोवल इकट्ठे नहीं आते। आप एप्पल से ऐसे कितने वर्ड बना सकते हो, आपको ये बताना है ना। तो आप सबसे पहले तो क्वेश्चन समझो। मैंने कहा ऑल वोवल्स इकट्ठे नहीं आते, तो वही बात, पहले टोटल वर्ड्स निकालो और उनमें से वे वर्ड को माइनस कर दो जिनमें सारे के सारे वोवल क्या होते हैं? इकट्ठे आते हैं। पहले तो बताओ टोटल वर्ड्स कितने होते हैं? टोटल वर्ड्स एप्पल का यूज करके 5 फैक्टोरियल और p 2 बार आया है ना, तो कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। तो 120/2 यानी कि 60। टोटल तो बनेंगे 60। इन 60 में सारे आ गए, चाहे जिसमें वोवल इकट्ठे आते हैं नहीं आते, इसमें तो सारे हैं 60 में। तो हमें अब निकालना है नंबर ऑफ वर्ड्स। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, जिसमें सारे वोवल्स इकट्ठे आए। 48 देखो आपने कैसे निकाला होगा। वोवल आपको दिखाई दिए यहाँ पे दो, ए और ई। आपने क्या किया होगा? इन दोनों को एक मान लिया और फिर क्या रह गया आपके? पी और एल, इन दोनों को आपने तीन ये हो गए। 3 और 1 कितने हो गए? टोटल 4। लेकिन एक बात सोचो, 4 को आपने 4 फैक्टोरियल तो लिख दिया, लेकिन जिन तीनों को आपने 3 माना है ना, उसमें 2 पी तो एक जैसे हैं और 2 पी एक जैसे हैं, तो उसमें हम 2 फैक्टोरियल से क्या करते थे? डिवाइड करते थे, है ना। अभी इतना काम हो गया आपका क्या कि आपने इन तीनों को अलग अलग मानना और इनको एक मानना, तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। लेकिन अभी काम बाकी है। अभी किसका बाकी है? जिनको आपने एक मानना है, ए और ई को, उन दोनों को भी तो हम अरेंज कर सकते हैं ना। कितने फैक्टोरियल में? 2 फैक्टोरियल में। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया,
आंसर कितना आ गया 24, है ना। हर एक चीज के ऊपर फोकस करना है आपको कि आपने जिन तीन को तीन माना है क्या उसमें कोई रिपीट है क्या। आप सोचोगे हाँ है, पी 2 बार रिपीट है, तो 2 बार रिपीट है तो उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना ही करना है। और फिर आप सोचोगे कि जिन को हमने एक माना था क्या उनको भी हम अरेंज कर सकते हैं क्या। हम कहेंगे कर सकते हैं, 2 लेटर है अलग अलग है और हमने उनको माना है एक, लेकिन ये दो आपस में तो 2 फैक्टोरियल में चेंज हो ही सकते हैं। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 24, यानी कि टोटल 60 में से 24 वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें सारे के सारे ये दोनों वोवल क्या आएंगे, इकट्ठे आएंगे। तो अब आप मेरे को बता दो हम जो आंसर निकालना चाहते हैं वो क्या निकालना चाहते हैं, है ना। हाँ 60 में से 24 माइनस कर दो, ये 36 आ जाएंगे। हाँ जिसमें सारे के सारे वोवल इकट्ठे नहीं आते, है ना। तो ये अपना कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब इसी में तीसरा कॉन्सेप्ट लिख लो। हमने दो सीख लिए, एक सीखा जिसमें सारे वोवल्स इकट्ठे आते हैं, फिर सीखा हमने जिसमें सारे वोवल इकट्ठे नहीं आते हैं। अब हम सीखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच नो टू वोवल्स अकर टुगेदर। अब हम ये सीखेंगे जिसमें कोई भी दो वोवल इकट्ठे नहीं आते। बहुत ध्यान से समझना है, जिनमें कोई दो वोवल इकट्ठे नहीं आते, कोई भी दो वोवल्स एक साथ नहीं आएंगे, एक साथ नहीं आ सकते। तो इसमें आप समझ गए कि पहले वाले जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए और अब हम ये क्वेश्चन जो सीखेंगे ना उन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे हम सीखेंगे कि चाहे वोवल आपके 4 हो चाहे 5 हो, उनमें से कोई भी दो अगर ये कहे ना कि हम तो इकट्ठे बैठ सकते हैं, आप ये सोच लेना नहीं वो दो भी इकट्ठे नहीं बैठ सकते। जितने भी वोवल है उन सबको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं वर्ड से, तब आपको समझ आएगा। जैसे मान लो आपका एक वर्ड है ट्रायंगल, TRIANGLE। इसमें पहले तो आप देखो वोवल कौन कौन से है, आपका आई, ए और ई। अब ये आई, ए और ई आप ये मान लो कि ये टोटल कितने लेटर्स थे, देखो 8 है ना, ये टोटल है 8। इनमें से वोवल आपको मिल गए 3, आई, ए और ई। अब कंडीशन लग गई, कंडीशन क्या है कि इन तीनों में से कोई भी दो वोवल इकट्ठे नहीं आना चाहिए। मतलब कि आप मान लो एक वर्ड बनाना चाहते हो, इन 8 लेटर को रीअरेंज करके आपने एक वर्ड बना दिया TRIANGLE। मान लो आपने यही वर्ड बना दिया, तो आप ये बताओ क्या कंडीशन के हिसाब से ये वाला वर्ड एक्सेप्ट किया जाएगा क्या। ये वाला वर्ड आपको सोचना है कि क्या एक्सेप्ट होगा, हम कहेंगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आई और ए क्या आ गए, इकट्ठे आ गए, है ना। तो ये इकट्ठे नहीं आ सकते क्योंकि हमारे से एग्जामिनर ने पूछा है कि कोई भी दो वोवल इकट्ठे नहीं दिखने चाहिए मेरे को। हाँ ये हो जाएगा TRI, यहाँ लिख दो N, यहाँ लिख दो AGLE, ये वर्ड चलेगा। क्योंकि इनमें देखो जो 3 वोवल है ना वो तीनों के तीनों वोवल अलग अलग हो गए, उन तीनों में कोई भी दो एक साथ नहीं है, है ना। ये हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को ना ऐसे समझो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो टोटल क्लास में ये 8 स्टूडेंट है, 8 में से मान लो 5 बच्चे हैं इंटेलिजेंट और ये 3 बच्चे क्या है ना, ये 3 बच्चे नोटी है, शरारती बच्चे है ये। अब टीचर को ये पता है कि जैसे ही मैं क्लास में जाऊंगा ये 3 बच्चे नोटी है, ये मेरे को परेशान करेंगे। तो टीचर ने पहले ही कह रखा है कि मेरी क्लास में आते ही आप तीनों में से इकट्ठा कोई नहीं बैठेगा, है ना। आप तीनों में से कोई इकट्ठा नहीं बैठेगा। लेकिन इन 3 बच्चों ने परमोटेशन कॉम्बिनेशन तो बेचारों ने कभी पढ़ा नहीं। तो ये बच्चे क्या कहेंगे कि सर आप हमारे ऊपर कंडीशन तो लगा रहे हो, हमें नहीं पता हमें कहाँ बैठना है, क्योंकि हम जहाँ पे भी बैठते हो ना आप ये बोल देते हो कि तुम्हें मैंने मना किया था। तो आप ऐसा करो, आप है ना पहले जो बाकी 5 बच्चे बच गए, कौन से बच गए, TRNGL, आप इनको बिठा दो। आप बाकी जो 5 बच्चे बच गए ना इनको बिठा दो। इनको हमने बिठा दिया। आप ये बताओ इन 5 बच्चों को कितने वेज में हम बिठा सकते हैं, 5 फैक्टोरियल में, है ना। ये TRNGL इन 5 लेटर्स को हमने 5 फैक्टोरियल में बिठा दिया। अब ये जो 3 बच गए आई, ए और ए, इनको हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। देखो लाइन के अंदर 5 बच्चे जब बैठते हैं ना तो कितने स्पेस बन जाते हैं, 6 स्पेस बनते हैं। कौन से, एक ये वाला स्पेस बन गया, एक ये वाला, एक ये और एक ये। आप खुद देख लो 5 बच्चे आप लाइन में बैठते हो तो ये 6 स्पेस अगर मान लो बन गए। अब ये बताओ आप मेरे को इन 6 में से किन्हीं भी 3 स्पेस में अगर मैं इन आई, ए और ई को बिठा दूं तो क्या कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी कि ये इकट्ठे नहीं बैठने चाहिए, है ना। इन 6 में से जहां पे आपका मन करे ना इन 3 बच्चों को बिठा दो।
ये तीनों इकट्ठे कभी भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या आ गया, एक एक कॉन्सोनेंट आ गया। तो अब बस आपके सामने क्वेश्चन यही है कि 6 जगह हैं, 6 प्लेस है, और आप बैठने वाले कितने हो, 3 स्टूडेंट हो। तो बताओ कितने वेज में ये बैठ सकते हैं। आप ये मान लो कि आप 3 बच्चे हो और आपके सामने 6 चेयर रखी हुई है, आपको बैठना है, कितने आपके पास चॉइस है। अब बच्चों के नाम है ABC, है ना, 6 फैक्टोरियल। देखो मैं बताता हूँ, पहला स्टूडेंट जाएगा, इसके सामने ये 6 चेयर रखी हुई है, ये 6 चेयर है, और ये क्या है, आपके बच्चे हैं, ये 3 बच्चे हैं। पहला बच्चा जाएगा, पहले बच्चे का जहां मन करेगा वहां बैठेगा। कितनी चेयर पे बैठ सकता है बताओ पहला बच्चा, 6 चेयर में से, है ना, क्योंकि 6 चेयर इसके सामने रखी हुई है, ये कहीं मर्जी बैठ जाए। तो पहले बच्चे के पास कितनी चॉइस है, 6। अब तू मान लो पहला पहला बच्चा बच गया यहाँ पे। अब बताओ दूसरे के पास कितनी चॉइस है, 5, क्योंकि एक सीट तो बुक होगी। मान लो दूसरा बच्चा यहाँ बैठ गया, तीसरे बच्चे के पास कितनी चॉइस है, 4। तो 6, 5, 4 की मल्टीप्लाई करके देखोगे आप तो आएगा 120। लेकिन मैं कहता हूँ पेपर में अपने को ऐसे नहीं करना। अब मैं आपको समझाता हूँ कि 6 प्लेसेस पे अगर 3 स्टूडेंट को बिठाना है तो आंसर कितना आएगा, 6P3। क्या आएगा आंसर, 6P3। मतलब कि 6 में से हमारे को 3 जगह पे अरेंज करना है। 6P3 का आंसर क्या होता है बताओ, 6 फैक्टोरियल, और 6 में से 3 माइनस करोगे 3 फैक्टोरियल। तो 6, 5, 4 और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल देखो कैंसिल हो जाएगा। अब आप खुद सोचो, देखो वही तो आ गया 6, 5 और 4, वही 6, 5, 4 ऊपर आया था अपना, वही 6, 5, 4 नीचे। आपको बस चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए कि चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, चाहे इस तरीके से निकाल के देख लो, आंसर तो सेम ही आना है। मतलब आज के बाद आप याद रखो कि स्टूडेंट 3 हैं और 3 ही चेयर है, तो वे कितने वेज में बैठ सकते हैं, 3 फैक्टोरियल में। लेकिन चेयर ज़्यादा है, चेयर कितनी है, 6 है, और बैठने सिर्फ कितने हैं, 3 स्टूडेंट है। तो उनको कितने वेज में बिठा सकते हैं हम, 6P3 में, है ना, 6P3 में बिठा सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 6P3। अब 6P3 समझ गए आप क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये जो 6 प्लेस है, इन 6 प्लेस पे 3 को बिठाएंगे, I, A और E को। तो इसका आंसर कितना होता है, 120। इसका आंसर भी 120 हो गया। तो फाइनल आंसर आपका आ गया 14400। अगर कोई भी पेपर में आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वोवल्स, कोई भी 2 वोवल इकट्ठे नहीं आएंगे, तो आपको क्या करना है, वोवल्स के अलावा जो कॉन्सोनेंट बच गए ना, आप उनको बिठा दो। आप उनको बिठा दो, और उनको कितने वेज में बिठा सकते हैं ये आप जानते हो। अगर 5 है तो 5 फैक्टोरियल में, अगर 5 हो गए तो 5 फैक्टोरियल में, 6 हो गए तो 6 फैक्टोरियल में। उसके अलावा अगर 5 वो कॉन्सोनेंट को आपने बिठा दिए, तो आप ये बताओ इनके बीच में स्पेस कितने बनेंगे, एक ज़्यादा, है ना, 6 बनेंगे। उन 6 जगहों के ऊपर बिठा दो आप किनको, जिनको आपको वोवल को बिठाना है। तो 6P3 और, है ना, वो 7P3 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन हम और करते हैं इसी में, एक क्वेश्चन हम करते हैं, इक्वेशन वर्ड देते हैं। अब वही इक्वेशन वर्ड देते हैं, और इक्वेशन वर्ड के अंदर मैं कहता हूं जो कॉन्सोनेंट है ना वो इकट्ठे नहीं आने चाहिए। नो टू कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। तो इसका आंसर देखो, कॉन्सोनेंट इकट्ठे नहीं आए। अब की बार वोवल पे कंडीशन नहीं है, कॉन्सोनेंट के ऊपर है। कॉन्सोनेंट इकट्ठे नहीं आने चाहिए, तो ये कॉन्सोनेंट बोलेंगे, हमें नहीं पता हमें कहाँ पे बैठना है। आप ऐसा करो, आप जो वोवल है ना पहले उनको बिठा दो। हमने किया कि वोवल को इकट्ठा बिठा दिया, और वोवल आप जानते हो A, E, I, O, U, है ना। तो 5 फैक्टोरियल हो गया। अब ये 5 फैक्टोरियल हो गया, तो इनके बीच में स्पेस क्रिएट हो गए कितने, 6। अब ये 6 जगह बन गई, 6 सीट के ऊपर आपको बिठाने हैं कितने लोगों को, 3 को, सिर्फ Q को, N को और T को। तो 6P3। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर भी वही आ गया, 120 इंटू 120। तो आप क्वेश्चंस की जितने ज़्यादा हो सके वो प्रैक्टिस करो। एक ही क्वेश्चन लो, आप एक ही वर्ड ले लो, इक्वेशन ले लो, स्ट्रेंज ले लो, ट्रायंगल ले लो, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हो ना, उनकी बना बना के प्रैक्टिस करो कि एग्जामिनर ये पूछ ले तो इसका आंसर क्या आएगा, ये पूछ ले तो क्या आएगा। अब मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूँ। तो ये कंडीशनल क्वेश्चन है कि जिसमें जो है ना सारे के सारे वोवल या कोई भी 2 वोवल इकट्ठे ना आए। अब हम इसी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। मान लो 6 बॉयज है क्लास में और 4 गर्ल्स है, 6 बॉयज है और 4 गर्ल्स है, और कंडीशन क्या है कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। देखो चाहे आपको बच्चों को अरेंज करना हो लाइन में, या आपको वर्ड्स बनाने हो,
या आपको डिजिट्स का यूज करके क्या बनाने हो, नंबर्स बनाने हो, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। अब ये आप बॉयज गर्ल्स मान लो इनको, चाहे इनको वोवल और कॉन्सोनेंट मान लो, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे देखो, दो लड़कियां इकट्ठी नहीं बैठेगी, कोई भी दो लड़कियां इकट्ठी नहीं बैठेगी। तो बताओ आप अपने मन में पहले क्या सोचोगे कि जो 6 बॉयज है ना, वे 6 बॉयज को बिठा दो। इन 6 बॉयज को हमने बिठा दिया, मान लो इसका नाम है B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6। अब आप बताओ 6 बॉयज आपस में कितने वेज में बैठ सकते हैं, 6 फैक्टोरियल में बैठ सकते हैं। अब 6 लड़के जब बैठ जाएंगे तो इनके बीच में स्पेस कितने बन गए, 7। इन 7 प्लेस पे बैठेगी 7P4। कितनी गर्ल्स है, 7P4 है ना, 4 गर्ल्स है तो 7P4 में बैठ जाएगी। आंसर आपका आ गया 6 फैक्टोरियल। 7P4 क्या होता है, 7 फैक्टोरियल, और 7 में से 4 माइनस करोगे 3। इसको बस सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल देना बस। अपना काम तो है कॉन्सेप्ट को समझना, कैलकुलेशन तो आप लोग करना जानते ही हो। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए कि लड़कियां इकट्ठी नहीं बैठेगी, वोवल इकट्ठे नहीं आएंगे, कॉन्सोनेंट इकट्ठे नहीं आएंगे, तब हमारा आंसर कैसे आएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मेरे को ये बताओ, ये अगर मान लो 6 बॉयज थे और 4 गर्ल्स थी, अगर आपको ऐसा कह दे कि ऐसी अरेंजमेंट करके दिखाओ जिसमें कोई भी दो लड़के इकट्ठे ना आए, नो टू बॉयज सिट टुगेदर, तो क्या ऐसा करना पॉसिबल है क्या, आप खुद सोच के देखो। कोई भी दो लड़के इकट्ठे ना बैठे, आप देखो 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां अगर मान लो इन सीट पे बैठ गई, G1, G2, G3 और G4, है ना, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 5 लड़के, ये लड़के हैं 6। हाँ, दो तो 100% एक साथ आएंगे। एग्जामिनर मान लो बहुत चालाकी खेले आपके साथ और ये क्वेश्चन दे दे कि कोई दो लड़के इकट्ठे ना आए, तब आपको इसका आंसर क्या देना है, 0, है ना। तो इसका आंसर आपका 0, चॉइस है ही नहीं, है ही नहीं का मतलब 0 वेज ऐसे हैं जिनके अंदर ऐसा हो सकता है। तो ऐसा भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है अगर एग्जामिनर ज़्यादा ही चालाक हो कि देखे बच्चों ने कॉन्सेप्ट को सीख रखा है या सिर्फ रट रखा है। तो ये आ गया अपना। अब एक नया कॉन्सेप्ट इसमें लिख लो। फोर्थ कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, व्हेन सम पर्टिकुलर लेटर्स, व्हेन सम, अब की बार तो हमने वोवल की बात करी, कॉन्सोनेंट की बात करी, अब आएंगे कुछ एक दो लेटर आपस में सलाह करके ये बोल दे कि हम इकट्ठे आएंगे या हम पहले आएंगे हम बाद में आएंगे। व्हेन सम पर्टिकुलर लेटर्स अकर एट सम फिक्स्ड पोजीशन, यानी कि कुछ पर्टिकुलर लेटर आपस में डिसाइड करेंगे कि हम जो है ना यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे आएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे कितने वर्ड्स बनेंगे। जैसे मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, हरियाणा। हरियाणा हमने वर्ड ले लिया। अब यहाँ पे ऐसे वर्ड्स आपको बताने हैं जो एच से स्टार्ट होते हैं, जो एच से क्या होंगे, स्टार्ट होंगे, स्टार्ट विद एच एंड एंड विद एन, एंड विद एन, यानी कि जो एच से आपको स्टार्ट करने हैं और एन से वो खत्म होंगे। तो ऐसे आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, आपको ये देखना है। पहले परमोटेशन कॉम्बिनेशन में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पूरे चैप्टर के अंदर जो चीज़ फिक्स होगी ना उसको हम कभी भी काउंट नहीं करते, क्योंकि परमोटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब ही सिर्फ ये है कि हम टोटल चॉइस काउंट कर रहे हैं कि हमारे पास कितनी कितनी चॉइस है। अब मान लो आपके सामने 3 सीट है और 3 सीट में से एक सीट के ऊपर पहले ही कोई बैठा हुआ है, तो फिर ये आपके लिए चॉइस कैसे होगी, ये तो चॉइस है ही नहीं। तो इसको तो आप इग्नोर कर दो। आप कहोगे मेरे पास चॉइस 3 नहीं है, मेरे पास चॉइस 2 है, क्योंकि एक सीट तो पहले ही ऑक्यूपाइड है। तो ऐसे ही आप सोच के चलो कि जो भी आपको लेट वर्ड्स बनाने हैं ना वो स्टार्ट होंगे आपके एच से और ख़त्म होंगे एन से। तो एच और एन को तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो पहले ही कह रहे हैं कि हम तो यहीं आएंगे, हमारी पोजीशन तो फिक्स है। बाकी क्या बच गए, ए आर वाई ए और ए, है ना, ए आर वाई ए और ए। बाकी ये 5 लेटर आ गए ना, ये कहाँ पे आएंगे, ये बीच में आएंगे और इनके लिए जगह भी कितनी है, 5 ही है। तो अब आप ये बता दो कि इन 5 जगह के ऊपर हमें ये 5 लेटर लिखने हैं, कितने वेज में लिख सकते हो आप। 5 लेटर को हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल में, लेकिन ध्यान से देखोगे तो ए कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। 5 फैक्टोरियल होता है 120 और ये होता है 6, तो आंसर कितना आ गया अपना 20। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आएगा, 20, क्योंकि हमने एच और एन को, इन्होंने जहां बोला था ना कि इकट्ठे आएंगे, हमने उनको तो इकट्ठा बिठा दिया, बाकी रह गए क्या, 5। 5 जगह पे ये ए आर वाई ए आपको पता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किए जा सकते हैं, हमने उनको कर दिया अरेंज, है ना। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आप एक कॉन्सेप्ट लिखो। ये हमने कर लिए आज क्या कि जितने भी वर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें वोवल, हाँ पिछला मैं दिखाता हूँ, ये देख लो बेटा।
और बाकी आपको प्रैक्टिस सीट आज जो है ना आज दिलवा देंगे, प्रैक्टिस सीट उनकी आंसर की वगैरह मिल जाएगी, आप उनकी प्रैक्टिस करो, जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी फिर प्रॉब्लम आपकी सोल्व कर देंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। तो ये वर्ड प्रॉब्लम आपकी होगी, इसमें चाहे वर्ड्स प्रॉब्लम कह लो या बॉयज गर्ल्स के ऊपर प्रॉब्लम कह लो, सबका एक ही मतलब है। अब हम कुछ इन्हीं जो हमने अभी तक सीखा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, उसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं। अब मैं आपको कुछ डिजिट्स दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ताकि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन आपके सामने आए तो क्या आप यानी कि सोच पाओगे कि इसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कैसे इसको हम सोल्व करें। इन 6 डिजिट का यूज करके मैं आपको कहता हूँ 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। आपको कितने डिजिट? 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, और जिनमें रिपीटेशन अलाउड ना हो। रिपीटेशन इज नॉट अलाउडेड। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर एग्जाम में लिखा आए कि रिपीटेशन अलाउड है तभी आपको मानना है। अगर एग्जाम में कुछ भी ना लिखा हो तो आपको क्या मानना है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना। तो आप बना के देखो तब तक कि कितने वर्ड्स आप बना सकते हो। जब रिपीटेशन अलाउड ना हो तो इन 6 लेटर्स का यूज करके आप कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हो, आपको सिर्फ ये निकालना है। देखो कितना आया आंसर। सिर्फ सीधा सीधा क्वेश्चन यही है कि आपको 6 लेटर्स का यूज करके और 4 जगह फिल करनी है। जैसे 6 चेयर है आपके सामने और उन 6 चेयर्स के ऊपर हमारे को 4 बच्चों को बिठाना है। हाँ, 6P4 है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? वही 6P4। तो बस मैं आपको यही रिवाइज करवाना चाहता था कि जैसे हमने पहले किया था कि 6 जगह के ऊपर 3 गर्ल्स को बिठाना था, यहाँ पे 6 लेटर अपने पास 6 लेटर है, उनमें से 4 का हमने यूज करके और हमने नंबर बनाने हैं। तो 6P4, और 6P4 का मतलब आप सब जानते हो 6 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल, यानी कि 720 को 2 से डिवाइड कर दो, 360 अपना आंसर आएगा, है ना, 360। अब आप ये बताओ, अगर रिपीटेशन अलाउड कर दें, अगर रिपीटेशन अलाउड हो इसी क्वेश्चन के अंदर, तो टोटल वर्ड्स आपके कितने आएंगे? अगर रिपीटेशन अलाउड हो ना तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगाना आपको 6P4 वाला, फिर आपको बेसिक अपना डायग्राम वाला मेथड करना है। देखो, अगर जब आप यूनिट प्लेस पे लिखोगे तो आपके पास 6 में से 6 चॉइस है ना, कोई भी आप लिख दो। और यहाँ पे लिखोगे तब भी 6 चॉइस है ना, यही आ सकते हैं। तो सबकी मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आएगा 1296। तो बस आपको ध्यान रखना है, एक ही क्वेश्चन को लेके आप ट्राई किया करो, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछा करो कि अगर इसके अंदर रिपीटेशन अलाउ कर दे तब क्या आंसर होगा, रिपीटेशन अलाउ ना करे तब क्या आंसर होगा। तब आप जो है ना चीज़ों के बारे में अच्छे से सीख पाओगे। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर मान लो आपको मैं डिजिट दे देता हूँ 3 4 5 6 और 7, आपको इन डिजिट्स का यूज करके और आपको है ना इवन नंबर्स बनाने हैं। इवन नंबर बनाने हैं, तो कितने इवन नंबर बनेंगे आपके? ये देखो इवन नंबर कितने बनेंगे। तो डायग्राम वाले में हाँ, अगर आपको ये ना दे रखा हो ना पेपर में कि कितने डिजिट का नंबर बनाना है, इसका मतलब सारे के सारे जितने भी डिजिट है उतने डिजिट का नंबर। 5 डिजिट है तो 5 डिजिट का नंबर है ना। क्योंकि अगर ऐसे मान लो एग्जामिनर ना देगा तो हमें कैसे पता लगेगा? नंबर तो 1 डिजिट का भी होता है, 2 का, 3 का, तो हमें सारे के सारे डिजिट्स को एक साथ यूज करना है, मीन्स 5 डिजिट का नंबर हम बनाएंगे। अब देखो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि इवन नंबर आ गया तो आप एक बार इवन को ओड को अपने दिमाग से निकाल दो कि ऐसा कुछ है। आप बस ये देखो कि 5 डिजिट से हम कितने नंबर बना सकते हैं। यहाँ के लिए कितनी चॉइस होती है? 5 है ना, 4 3 2 और 1 ऐसे लिखते थे हम। तो ये लिखते थे, लेकिन अब हमारे को पता लगा कि हमारे को नंबर तो क्या बनाने हैं? इवन बनाने हैं। इवन बनाने हैं हाँ, तो यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे सिर्फ या तो 4 लिखेंगे या 6, मतलब कि 2 चॉइस है। तो बस इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है आपको 4 फैक्टोरियल × 2, तो आंसर आ गया अपना 48। स्टार्टिंग में अगर आपने 2 लिख दिया ना तो आपका आंसर जो है ना बहुत कम चांस है कि सही आएगा, क्योंकि बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 4 कैसे आ गया।
मैं कहता हूँ इवन ओड का कोई भी क्वेश्चन आए ना तो पहले आप इवन ओड को ध्यान में ही मत रखना, लास्ट में आप ये सोचना कि आपने गलती से लिख दिया और एकदम से आपको ध्यान आई कि टीचर ने तो इवन नंबर के बारे में पूछा था, तो कोई बात नहीं, जो यूनिट प्लेस है ना उसके लिए चॉइस जो 5 थी वो आपने गलत कर दी, बाकी आपने सब कुछ सही किया है। अब आप ये बताओ, मैं आपको नए डिजिट दे रहा हूँ, मान लो यही डिजिट है अपने 3, 4, 5, 6 और 7, इनसे आपको 5 डिजिट के ओड नंबर्स बनाने हैं, ओड नंबर्स, वो कितने बनेंगे सोचो। अब आप ओड नंबर्स बना के देखो, वही, हाँ ओड नंबर आप बनाओगे, हाँ देखो वही यहाँ पे 5, 4, 3, 2, 1 ये आपने लिख लिया, लेकिन अब हाँ अब आपको करना है कि यहाँ पे 5 की जगह 3 लिख दो, तो ये कितना होता है 24 इंटू में 3 यानी कि 72, 72 आपके बनेंगे ओड नंबर। और मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि 5 डिजिट का यूज करके हम टोटल 120 नंबर्स बना सकते हैं, और ये जितने भी 120 होते हैं ना, हाँ ये या तो इवन होंगे और या ओड होंगे, इनके अलावा कोई भी नंबर हो ही नहीं सकता। फिर इसमें से अगर हम 48 यानी कि इवन वाले माइनस कर देंगे तो बाकी क्या बच जाएंगे अपने, ओड बच जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ओड का अलग तरीका होना चाहिए अपने दिमाग में, इवन का अलग तरीका होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन लिखो, अगर मैं आपको कहूँ कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इन डिजिट्स का आपने यूज करना है, और आपको अब की बार 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट के ओड नंबर बना के दिखाओ मेरे को, 3 डिजिट के ओड नंबर्स, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ध्यान से देखना हर चीज को, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब की बार 6 डिजिट का यूज करके, लेकिन आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं और उसमें से भी ओड। तो जब भी ये इवन ओड का केस आ जाए ना तो आपको मेथड यूज नहीं करना, आपको डायग्राम यूज करना है, क्योंकि ये आसान रहता है। देखो 3 डिजिट के तो आपने 3 कॉलम बना लिए, हाँ यहाँ पे आपको पता है 6 में से कोई भी लिखेंगे, यहाँ 5 में से कोई भी, यहाँ 4 में से कोई भी, लेकिन फिर वही बात, आपको ओड बनाने हैं है ना, तो 1, 3, 5, 6 की जगह 6 को काट के आप 3 लिख दो, आंसर कितना आ जाएगा आपका 4 इंटू 5 इंटू 3 यानी कि 60, ये 60 आंसर आ गया। अब आप इसी क्वेश्चन में मेरे को बताओ, अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाए, रिपीटेशन अलाउड हो जाए और बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, तब क्या होगा, रिपीटेशन अलाउड हो जाए तब क्या होगा। तो देखो, हाँ ये 3 है तो इस, हाँ देखो यहाँ पे 6, 6, 6, 6 लिख दें क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो तीनों पे हम 6, 6, 6 लिख देते हैं, है ना, हाँ। और यहाँ पे अब आप क्या करो, 6 को काट के और आप क्या लिख दो, 3 लिख दो, तो बस आंसर आ गया अपना 36 इंटू 3 यानी कि 108। तो रिपीटेशन अलाउड हो ना हो, एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन हमारे को दे दे, इस तरीके से हम सारे कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप और लिखो, अब आप मेरे को ये बता दो कि टोटल डिजिट्स कितने होते हैं मैथ में, टोटल डिजिट्स 10 होते हैं। 1 0 से स्टार्ट करेंगे है ना, 0 से लेके और 9 तक, मान लो आपकी क्लास में बच्चों के रोल नंबर 0 से लेके 9 तक है, तो ये टोटल बच्चे कितने होंगे, 10 होंगे, ये है। तो हमसे अगर कोई पूछे कभी भी कि 1 डिजिट के नेचुरल नंबर कितने हैं, 1 डिजिट के नेचुरल नंबर्स कितने हैं, तो कितने हैं 1 डिजिट के नेचुरल नंबर्स की बात करें, 9 है ना, क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता, 0 तो होल नंबर होता है। तो 1 डिजिट के नेचुरल नंबर कितने होते हैं, 9। 2 डिजिट के नेचुरल नंबर बताओ कितने होते हैं, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर्स, 9 लगा के उसके आगे एक 0 लगा दो, ये कैसे किया, हाँ देखो 10 से स्टार्ट होके 10, 11, 12 और 99 तक चलना है आपको। आप ये बताओ, आपकी क्लास में बच्चों के रोल नंबर है 10 से 99 तक, तो कितने बच्चे हैं। कई बच्चे क्या करते हैं 99 में से 10 माइनस कर देंगे, बोलेंगे 89, लेकिन 10 क्यों माइनस करते हैं, इसका लॉजिक बताता हूँ। आप अगर मान लो काउंटिंग 1 से लिखते, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लिखते ना 99 तक, तो बच्चे कितने आते, 99 आते। लेकिन आपने देखा कि बच्चों का जो रोल नंबर है ना वो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो 10 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब पहले 9 बच्चे गायब है ना, पहले 9 बच्चे गायब है, तो इन 9 को ही तो माइनस करेंगे ना, तो 90 आएगा, 90, 89 नहीं आएगा, क्या आएगा 90। मतलब कि आपके दिमाग में आज तक जो बात थी कि 99 में से 10 माइनस करेंगे, आप ये मान लो उसमें एक ऐड कर देना लास्ट में, है ना। वो ऐड क्यों किया, क्योंकि जो 10 रोल नंबर है वो क्लास से एब्सेंट नहीं है, वो तो आया है, बाकी पहले वाले 9 बच्चे एब्सेंट है। अब आप ये बताओ, ऐसे ही 3 डिजिट के कितने नंबर है, 3 डिजिट के टोटल कितने नंबर होते हैं, एक तो 9 लगा दो और बाकी इसके आगे क्या लगा दो, 0। ऐसे ही
4 डिजिट के कितने नंबर होते हैं? 9000 हो जाएंगे, है ना। 5 डिजिट के कितने नंबर होंगे आपके पास? 90,000 हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये कौन से नंबर है जिनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है? आप ये बताओ, जो मैंने 2 डिजिट के 90 नंबर लिखे हैं, क्या उसमें 22 आया कहीं? 22 भी तो आएगा ना। 2 डिजिट के 90 नंबर कौन से होते हैं? 10, 11, 12 और यहाँ से लेके 99 तक। तो क्या इनके बीच में जो 22 आया था हमने उसको छोड़ा है? उसको भी तो इंक्लूड किया है ना हमने। हमने 33 को भी लिया है, हमने 44 को भी लिया है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ, इन 90 के अंदर सारे ही नंबर आ गए, चाहे जिसमें डिजिट रिपीट हुए हों चाहे ना हुए हों, है ना। ऐसे ये बताओ, 3 डिजिट के जो हमने 900 नंबर हम कह रहे हैं, क्या 3, 3 और 2 ये जो नंबर है 332, क्या ये इन 900 में आया है कि नहीं आया? आया है ना। मतलब कि इन इन 999,000 इनकी जो हम बात कर रहे हैं, इसमें सारे नंबर आ गए जिसमें डिजिट आपके रिपीट, है ना। हाँ, सभी इंक्लूड है। मतलब ये कब आप लिखोगे पेपर में? जब नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर कि एक डिजिट का यूज आप कितनी भी बार कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझना है ये। अब मैं आपको करवाऊंगा कि जब रिस्ट्रिक्शन हो तब कितने होंगे। ये तो क्या है, जब कोई भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक डिजिट को आप चाहे एक बार लिखो, 2 बार लिखो, चाहे 4 बार लिखो, ये तो टोटल नंबर होते हैं तब। लेकिन अब लिखो आप, जब रिस्ट्रिक्शन हो, व्हेन रिस्ट्रिक्शन इज देयर। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? पाबंदी, है ना। पाबंदी लगा दी कि एक डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता। हर चीज को मैं आपको बताता हूँ, परमोटेशन में आपको तभी क्वेश्चन पेपर में सोल्व करना सीखोगे जब एक ही कॉन्सेप्ट को दोनों वेज में सीखोगे। अगर रिस्ट्रिक्शन हो तो क्या होगा, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं हो तो क्या होगा। मान लो आज आपने पढ़ लिए, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो वाले क्वेश्चन 2 दिन के बाद आप पढ़ोगे कि जब रिस्ट्रिक्शन आ जाए, तो आपको है ना दोनों तरह के क्वेश्चन में डिफरेंस समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। आपको याद ही नहीं रहेगा कि हम अभी हमने ऐसे भी क्वेश्चन सीखे थे जिसमें कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। लेकिन अब हम साथ साथ में पढ़ेंगे। जब रिस्ट्रिक्शन हो, रिस्ट्रिक्शन कैसी होगी? व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, जब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। जब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आता, तब कितने नंबर होंगे? प्रॉब्लम ये है। अब आप ये देखो, हम स्टार्टिंग से बात करते हैं 2 डिजिट नंबर की। हम 2 डिजिट नंबर्स की बात करते हैं। ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर्स है आप बताओ जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट ना हो? अगर मान लो हम 2 डिजिट की बात करते हैं तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। पहले ये बताओ, टोटल कितने थे? टोटल नंबर्स कितने थे? ये 90 थे ना। टोटल नंबर्स थे आपके 90, लेकिन 90 में ऐसे नंबर भी इंक्लूड थे जिसमें डिजिट्स रिपीट हुए हैं। अब आप बस ये बता दो कि ऐसे वो कौन कौन से नंबर है जिसमें डिजिट्स रिपीट होते हैं, जो हमने 90 में इंक्लूड कर लिए। एक तो 11 है ना। एक ऐसे 22 है, एक 33, 44। भाई हमें प, हाँ, ये 9 नंबर्स है ना। ये 9 नंबर्स ऐसे हैं जो हमने इन 90 के अंदर इंक्लूड कर लिए, और इनको करना नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन है कि एक डिजिट एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकता। तो कोई बात नहीं, इन 9 को माइनस कर दो तो कितने रह गए? 81। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए इस क्वेश्चन का? 81। लेकिन अब आप एक बात सोचो, ये तो हमने 2 डिजिट के नंबर थे, हमने पता कर लिए। 3 डिजिट के नंबर में हम ऐसे पता करेंगे तो 4-5 पेज भर जाएंगे कि कौन कौन से नंबर, क्योंकि उनमें क्या होता है, हो सकता है तीनों के तीनों डिजिट भी रिपीट हुए हो, और हो सकता है तीनों में से कोई 2 डिजिट भी रिपीट हुए हो। जैसे मान लो 3, 3 और 9, और 3, 3 के साथ 2 भी आएगा। 3, 9 और 3 ये भी रिपीट हुए हैं, तो उसमें हम ऐसे आइडिया नहीं लगा सकते। मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि एक तो मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूँ, लेकिन एक मैं कहूँ कि ऐसा मेथड आपको पता लग जाए कि चाहे फिर क्वेश्चन 2 डिजिट का हो, चाहे 3 डिजिट का हो, चाहे 10 डिजिट का हो, हम सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही तरीके से पता लगा सकते हैं। अब लिखो इसका डायग्राम मेथड। हम तो सीखते हैं डायग्राम से। डायग्राम से कैसे पता लगेगा कि 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जिनके अंदर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता? डायग्राम मेथड देखो। अब आपको मैंने ना ये डिजिट दे दिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और मैंने आपको कहा कि आप मेरे को है ना 2 डिजिट के नंबर बना के दिखा दो, लेकिन उसके अंदर डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी। तो आप क्या सोचोगे? पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया था जीरो का।
आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था जीरो अगर इंक्लूडेड है तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या होती है, कंडीशन होती है। यहाँ पे कंडीशन है क्या, जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता। अगर जीरो नहीं आ सकता तो आप ये बताओ, बाकी तो आ सकते हैं ना कोई भी, बाकी 9 है तो 9 चॉइस इसके लिए होगी, लेकिन अगले डिजिट के लिए बताओ कितनी चॉइस है, ध्यान से यहाँ। हाँ ना, अब 10 नहीं, रिपीट नहीं हो सकता, रिपीट नहीं हो सकता तो 9 रहेगी शायद, है ना 9, क्योंकि देखो जीरो यहाँ पे पहली प्लेस पे, यहाँ पे 9 में जीरो नहीं आ सकता। तो मान लो 4 आ गया, मान लो आपने 4 लिख दिया, तो 4 को तो आप दोबारा नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि वो तो रिपीट हो गए। अब अगर ये 4 नहीं आ सकता तो इसके अलावा बाकी तो 9 में से कोई भी आ सकता है ना, तो बाकी 9 में से कोई भी आ सकता है, तो यहाँ पे कितना होगा 9, और देख लो 9 इंटू 9 वही हो गया ना 81। तो बच्चा गलती क्या कहाँ पे करता है, वो 9 के बाद 8 लिख देता है, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पे 9 नहीं थी, वास्तव में यहाँ पे 10 ही थी, बट 10 की जगह हमने 9 क्यों कर दिया, क्योंकि वहाँ पे जीरो को हम नहीं ले सकते। तो ये क्या आ जाएगा आपका 9 इंटू 9 81। अब आपको पता लग गया कि अब आपसे कोई चाहे 3 डिजिट के पूछ ले, मैं पूछता हूँ 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, सारे अलग अलग होने चाहिए 3 डिजिट के नंबर्स। तो अब आप क्या करोगे, डायग्राम बना लो, 3 डिजिट के हिसाब से आप 3 कॉलम वाला डायग्राम बनाओ। सबसे पहले जब जीरो इंक्लूड होती है ना, तो यहाँ पे आप कंडीशन लगाया करो। एग्जाम में आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना, लेकिन अभी आप आदत डालोगे ना तो एग्जाम टाइम तक आपको याद रहेगा कि हाँ ऐसे डायग्राम हम बनाते थे, यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता। तो यहाँ पे आपका आ गया 9, यहाँ पे अगर 9 आ गया तो फिर यहाँ कितना आएगा 9, है ना, अगले में 8। अब आपको पता लगे ना, क्योंकि एक एक बाद में तो कम होते जाएंगे, बस ये स्टार्टिंग वाले दोनों क्या रहेंगे, सेम। तो कितना आंसर आ गया 81 इंटू 8 648। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, है ना। बस एक लास्ट और कर लेते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। 4 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है, 4 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जिनमें कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, तो फिर वही डायग्राम बना दो आप। तो 4 डिजिट के है तो यहाँ पे तो क्या लिखेंगे हम 9, और फिर 987, यानी कि इनका आंसर कितना आया था 648, और इसको 7 से और मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 4536, ये आपके 4 डिजिट के नंबर आ जाएंगे। तो आपको पता लग गया। अब दोनों तरह के क्वेश्चन, अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो तो सीधा मेथड 990 900 9000 90। हाँ हाँ, अब देखो वो भी हम निकाल सकते हैं, वो भी हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो रिपीटेशन पॉसिबल हो, रिपीटेशन इज अलाउडेड, तब भी आप निकाल लो बेशक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो आपको 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं और रिपीटेशन अलाउड है, तो बताओ वही डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जीरो आ रहा है। तो अब एक बात बताओ, चाहे रिपीटेशन अलाउड हो चाहे ना हो, यहाँ पे तो जीरो फिर भी नहीं आ सकता ना। यहाँ यहाँ के लिए तो चॉइस कितनी रहेगी 9, लेकिन यहाँ पे तो जीरो आ सकता है, यहाँ पे 10, और यहाँ पे भी कितनी रहेगी 10। तो देख लो वही आ गया ना, 10 इंटू 9 यानी कि 900। तो तो परमोटेशन तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व करने का एक मेथड है, जो हम डायरेक्ट भी आज तक सीखे हैं उनको भी जो है ना परमोटेशन से हम निकाल सकते हैं। तो ये आपके डिजिट वाले क्वेश्चन भी हो गए जहाँ पे, और उसके बाद हम करते हैं एक क्वेश्चन और। देखो आप, एक वर्ड लिखता हूं मैं, गणेशपुरी, GANESH, गणेशपुरी PURI। आपको बताना है कि इन लेटर्स का आप यूज करके, और वोवल्स जो है ना इवन प्लेसेस पे आने चाहिए, वोवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। ऐसे कितने वर्ड्स आप बना सकते हो वोवल्स जिसमें इवन प्लेसेस के ऊपर आए। आपको फैक्टोरियल जो होता है ना, बस फैक्टोरियल के अंदर ही आप आंसर छोड़ देना, उन फैक्टोरियल को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आप ट्राई करो कि कितना आपका आंसर आता है। वोवल्स की जो पोजीशन होगी वो इवन वाली होगी, इवन का मतलब 2 4 6 ऐसे वाली। तो पहले आप ये देख लो कि इसके अंदर टोटल लेटर्स कितने हैं, ये 10 लेटर है, तो आप क्या करो इनकी 10 जगह बना दो, है ना। आप 10 फैक्टोरियल इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें है ना जो कुछ जो वोवल है आपके, वो कहाँ पे बैठना चाहते हैं, इवन प्लेसेस पे बैठना चाहते हैं। इवन कौन कौन से इसमें देख लो, इवन इसमें देखो काउंटिंग लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर कोई कंडीशन ना होती तब तो हमारा आंसर आता 10 फैक्टोरियल, लेकिन अब कंडीशन है कि जो वोवल है इसमें, देखो वोवल कौन कौन से है, वोवल्स हम लिखते हैं ए, फिर ई, फिर यू, और फिर आई, है ना। ये 4 वोवल है। अब ये 4 वोवल कहते हैं हम कहाँ पे बैठेंगे पता है, एक या तो हम यहाँ पे, यानी कि जो इवन नंबर लिखे हुए ना 8
और 10, ये यहाँ बैठेंगे, लेकिन जगह कितनी है बताओ, 5 है, और ये बैठने वाले कितने हैं, 4 है। तो 5 जगह पे 4 पर्सन को बिठाना है, तो आंसर कितना होता है, 5p4 है ना, 5p4। अब देखो 5 जगह है, लेकिन ये बैठने वाले कितने हैं, 4, तो 4 ही बैठेंगे। ये तो कन्फर्म है कि 4 बैठेंगे, 4 बैठ के एक सीट जो खाली रहेगी वो छोड़ देंगे। बाकी कितनी सीट बच गई बताओ, 6 और बच गई, 6 बच गई है ना, क्योंकि 5 तो यही बच गई भाई, टोटल 10 सीट थी, 10 में से ये 4 बंदे बैठ के, बाकी तो 6 बच गई। अब उन 6 सीट के ऊपर हमें बताओ किन को बिठाना है, बाकी जो कॉन्सोनेंट बच गए, और कॉन्सोनेंट भी तो कितने हैं, 6 ही है। तो 6 सीट के ऊपर 6 पर्सन को अरेंज करना है, तो आंसर कितना होता है, 6 फैक्टोरियल होता है। तो आप, हाँ, तो आपका आंसर कितना हो गया, ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, मतलब कि 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर हो जाएगा। तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि वोवल्स इवन प्लेस पे आए या वोवल्स ओड प्लेस पे आए। हाँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। आप वर्ड लिखो, हाँ, ओके, मैं दोबारा बताता हूँ। आप एक वर्ड लिखो, ट्रैंगल, ट्रैंगल लिखो आप। ट्रैंगल वर्ड के अंदर जो आपके वोवल्स है वो इवन प्लेसेस पे आए, आप बताओ कितना आंसर आएगा। ट्रैंगल वर्ड लिख लो, ट्रैंगल वर्ड के अंदर जो आपके वोवल्स है वो इवन प्लेसेस के ऊपर आने चाहिए। तो देखो कितने वर्ड्स आप बना सकते। हाँ, स्क्रीन अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। अब आप एक वर्ड लिख लो, ट्रैंगल। इसके अंदर हम चाहते हैं कि जो वोवल्स है, वोवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, कि वो जो है इवन प्लेसेस के ऊपर बैठेंगे। तो ऐसे कितने वर्ड्स आप बना सकते हो, देखो टोटल 8 लेटर्स है, आप 8 प्लेस क्रिएट कर दो, और इनको जो है ना सीरियल नंबर में लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें वोवल है आपके आई, ए और ई। अब ये 3 वोवल कहते हैं, हमारे को जो सीट मिलनी चाहिए ना उसके ऊपर इवन नंबर लिखा होना चाहिए। तो 2 है ना, हाँ। स्क्रीन शो नहीं हो रही, किसी को स्क्रीन शो नहीं हो रही, हो रही है, ओके, आप एक बार रिकनेक्ट कर लो बेटा, हो जाएगी, स्क्रीन शो हो रही है देखो। अब ये 4 जगह हैं, 2 4 6 8, तो इन 4 जगहों के ऊपर हमने इन 3 वोवल्स को फिक्स करना है, तो 4p3 हो जाएगा। लेकिन वही बात देखो, 8 सीट है और ये 3 बच्चे मान लो बैठ गए, तो 5 सीट तो बच गई, 5 बच गई, और 5 ही बच्चे बच गए बैठने वाले, तो वो कितने वेज में अरेंज हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल में। और 4p3 आप सब जानते हो, तो 4 फैक्टोरियल होता है, क्यों, क्योंकि 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आएगा इसका, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी कि 24 इंटू 120, यानी कि 2880। ये मल्टीप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 24 इंटू 120 है ना, तो इसका तो आंसर डायरेक्ट ही आपको याद होना चाहिए, 2880। और बताओ इस तरह का क्वेश्चन, यानी कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, अब आप कर लोगे कि जिसमें कुछ मान लो वोवल है या कॉन्सोनेंट है, वो ये कंडीशन लगा दे कि हम तो जो है ना इवन प्लेसेस पे बैठेंगे। एक और वर्ड लिखो छोटा सा, दिल्ली, DELHI। इसमें आप मेरे को वो बताओ जिसमें वोवल्स, वोवल्स कहाँ बैठे, इवन प्लेसेस पे बैठे, वोवल्स इवन प्लेसेस पे बैठेंगे, इसका आंसर कितना आना चाहिए। टू फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी कि हमने किया कि 5 पहले प्लेस क्रिएट कर दिए, उनको सीरियल नंबर दे दिए। अब हम वोवल्स यानी कि ई और आई को इन 2 पोजीशन पे बिठा देंगे 2 फैक्टोरियल में, और बाकी 3 पोजीशन बच गई उनको 3 फैक्टोरियल में बाकी को बिठा देंगे, है ना। तो 2 इंटू 6 यानी कि 12 हमारा आंसर आ जाएगा।
तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। दो ही इवन प्लेसेस थे और दो ही हमारे क्या थे, वोवल थे, तो उन दो के ऊपर वो बैठ गए। अच्छा, आज हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दें क्या? कॉम्बिनेशन परमोटेशन के आपके लगभग क्वेश्चन सारे हो गए। या तो हम पहले करेंगे आपका सर्कुलर परमोटेशन खत्म कर लेते हैं और फिर हम करेंगे कॉम्बिनेशन। आज करें स्टार्ट या फिर कल ही करें? क्योंकि सर्कुलर परमोटेशन एक बार स्टार्ट कर दिया तो नए बच्चों को समझ आना फिर मुश्किल है। ट्रायंगल वाले का अभी देखते हैं। अभी रुको बेटा। अभी बताओ कौन सा क्वेश्चन आपने पूछा? ट्रायंगल, ट्रायंगल वाले का देखो 2880 और इससे लास्ट वाले का आएगा 12 दिल्ली का। अच्छा, ये 5 फैक्टोरियल कैसे है? देखो, अगर मान लो ये चार जगह हैं जो हमने रेड पेन से मार्क कर रखी है, इन चार जगहों पे हमने तीन बच्चे बिठाने हैं जिनका नाम है आई, ए और ई। तो कितने वेज में बिठा सकते हैं? 4p3 में। अब देखो, इनके लिए जगह चार है लेकिन ये बैठने वाले तो तीन है। अब मान लो ये इन तीन के ऊपर ये बच्चे बैठ गए, तो तीन के ऊपर बैठ गए तो बाकी जो 5 सीट बच गई, इन है ना, 5 बच गए और 5 ही बच्चे बच गए, उनके ऊपर हमने बिठा दिया। हाँ, 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 वो वाली उस फैक्टोरियल से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा था। ये जो अभी तक हमने सीखा है ना, ये हमने सीखा है लीनियर परमोटेशन। ये अभी तक हमने सीखा है लीनियर परमोटेशन। दो तरह के परमोटेशन होते हैं, एक लीनियर होता है, एक सर्कुलर होता है। लीनियर परमोटेशन और एक होता है सर्कुलर परमोटेशन। सर्कुलर परमोटेशन थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम बाकी क्वेश्चन इसके कल करेंगे। देखो, लीनियर परमोटेशन का मतलब होता है कि हमने अभी तक जो चीज़ों को अरेंज किया है, चाहे वर्ड्स को किया हो, हमने लेटर्स को किया हो, बच्चों को किया हो, नंबर्स को किया हो, वो हमने एक लाइन के अंदर किया है ना। लाइन में अरेंजमेंट, यानी कि जो हमने अरेंजमेंट किया वो लाइन के अंदर की है उनकी। लेकिन अब हम सीखेंगे सर्कल के अंदर अगर आपको अरेंजमेंट करनी हो, अरेंजमेंट इन सर्कल। अरेंजमेंट इन सर्कल जैसे आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही आएगा कि तीन लड़के हैं, दो लड़कियां हैं, उनको बैठाना है, लेकिन अब की बार सर्कल के अंदर बैठाना है। तो सर्कल के अंदर कैसे करेंगे? बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बाकी सारी चीजें पहले जैसी है। मान लो आपको सर्कल के अंदर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। आप ये मान लो कि आप एक नई जगह पे चल गए और वहां पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं लाइन बना के, और आपको कोई ये कह दे कि इन सारे बच्चों को काउंट करो। तो आपके लिए काउंट करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप स्टार्टिंग से लगोगे और लास्ट तक काउंट करके आ जाओगे और टोटल पता लग जाएगा कि इतने बच्चे हैं। लेकिन आपको कोई ये कह दे कि ये लो, ये सर्कल के अंदर बच्चे बैठे हैं और इन सारे बच्चों को काउंट करके दिखाओ, तो आप ये बताओ, आप अपने मन में क्या सोचोगे? कैसे काउंट करें? क्या आइडिया लगाओगे? क्योंकि ये तो है नहीं आप किसी भी एक डॉट से स्टार्ट करके और उस डॉट के ऊपर दोबारा पहुंच जाओगे। आपको तो सारी डॉट एक जैसी दिखाई दे रही है, तो मतलब कि हो सकता है कि एक डॉट छूट जाए या एक डॉट रिपीट हो जाए, तो आपका आंसर तो गलत हो जाएगा। आप अपने माइंड में क्या सोचते हो जब भी सर्कल के अंदर चीज़ें काउंट करते हैं? कि एक चीज़ को अपने दिमाग में फिक्स कर देते हो। आप ये फिक्स करोगे कि इस डॉट से हमने काउंट करना स्टार्ट किया है, इसकी पहचान करोगे आप। वो पहचान से आप कैसे भी करो, जैसे बच्चे काउंट करने हैं तो बच्चे की शक्ल से, उसके कपड़ों से आप कैसे न कैसे पहचान करोगे कि मैंने इस बच्चे को काउंट कर लिया है। तो जब वापस आप घूम के आओगे तो बस इस बच्चे से पहले वाले बच्चे तक आप काउंट करके रुक जाओगे, है ना। तो सर्कल के अंदर आप ये हमेशा ध्यान रखना कि एक नंबर या एक थिंग, चाहे वो पर्सन हो, चाहे नंबर हो, चाहे लेटर हो, वो क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। एक चीज क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है, क्योंकि जब तक हम उस चीज को फिक्स नहीं करेंगे ना, तब तक हम चीजों को काउंट कर ही नहीं पाएंगे। एक चीज फिक्स होगी। अब आप ये बताओ, जैसे मान लो आपके पास तीन लेटर्स है। अगर आपके पास तीन लेटर्स है और उनको आप सर्कल में अरेंज करना चाहते हो, उनको आप अरेंज करना चाहते हो सर्कल के अंदर, अरेंजमेंट इन ए सर्कल, तो कितने वेज आपके पास होंगे? बस एक ही चीज, आप इस चीज को याद रख लो। पहले अगर लाइन में अरेंजमेंट करनी होती थी तो हम क्या लिखते थे? 3 फैक्टोरियल। ये तो किस में थी? लाइन में। लेकिन सर्कल में आप क्या करोगे? आप ये मान लो लेटर आपके पास तीन है, लेकिन एक तो क्या हो जाएगा उसमें से? फिक्स हो जाएगा, जिसको हम
मान के चलेंगे कि यहाँ से हमने हाँ, तो 3 में से 1 माइनस करके फैक्टोरियल लगाना है 2 फैक्टोरियल, बाकी सारा काम वही होगा। बस जितने आपके पास लेटर है या डिजिट है ना, उसमें से एक कम करके और उसके आगे आपको फैक्टोरियल लगाना है। जैसे मान लो कि आपको ये ए बी सी डी और ई, आपके पास ये 5 लेटर है और इन 5 लेटर्स को आप सर्कल के ऊपर लिखना चाहते हो, तो आप कितने तरीके से लिख सकते हो? तो 5 है, 5 में से एक माइनस कर दो, 4 फैक्टोरियल है ना, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल। तो सर्कल के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, बाकी कॉन्सेप्ट रहेंगे सेम, बस इसमें क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, 5 की जगह 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना, -1। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि मान लो 4 या 5 लड़के हैं, 5 बॉयज है और 3 गर्ल्स है, और कंडीशन अब की बार ये है कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। लेकिन अब की बार हम क्वेश्चन कर रहे हैं सर्कल के अंदर, यानी कि इन 8 बच्चों को हमने सर्कल के अंदर बैठाना है, या एक सर्कुलर टेबल है, गोल टेबल है, उनके ऊपर बिठाना है। तो बताओ कितने वेज है, कितनी चॉइस है हमारे पास इनको बैठाने की? सबसे पहले तो आपको वही चीज़ याद करनी है कि कोई भी 2 लड़कियां इकट्ठी नहीं बैठेगी। इसका मतलब बताओ, अगर मान लो ये क्वेश्चन लाइन का होता तो आप इसको कैसे करते? जब लड़कियां इकट्ठी नहीं बैठती, हाँ, पहले बॉयज को बिठा देते, 5 बॉयज बैठ गए, 5 बॉयज बैठ जाते हैं तो उनके बीच में स्पेस कितने बन जाते हैं? 6, और 6 को 6p3 के, है ना। तो इस तरीके से आपको अब माइंड में ही चलने लग जाएगा क्वेश्चन की, ऐसे करते थे। अब सर्कल में भी बिल्कुल सेम यही सोचना है। सर्कल में भी आप ये कहोगे कि पहले 5 बॉयज को बिठा दो। हमने 5 बॉयज बिठा दिए, मान लो यहाँ पे B1 B2, बिल्कुल सेम वैसे ही सोचना है आपको जैसे लाइन में सोचते थे। बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा, मैं आपको वो डिफरेंस बताता हूँ। 5 बच्चों को आपने 5 लड़कों को बैठा दिया, लेकिन लाइन में तो हम कहते थे 5 लड़कों को 5 फैक्टोरियल में बिठा सकते हैं। सर्कल में हम कितने वेज में बिठाएंगे इनको बताओ? 5 - 1 यानी कि 4 फैक्टोरियल में। अभी तक सिर्फ इतना ही डिफरेंस आया है कि वहां पे 5 फैक्टोरियल लिखते थे, यहाँ 4 फैक्टोरियल लिखते हैं। फिर हम क्या करते थे कि 5 लड़के लाइन में बैठ गए तो उनके बीच में स्पेस बन गए कितने? 6। लेकिन अब आप एक बात बताओ, सर्कल के अंदर अब आप देखो कितने स्पेस बन रहे हैं। मेरे को लग रहा है 6 नहीं बन रहे, 5 ही बनेंगे, है ना। देखो एक स्पेस यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे, एक ये बन गया, एक ये और एक ये। 5 अगर लड़के सर्कल में बैठेंगे ना, उनके बीच में अगर किसी बच्चे को बैठाना हो तो स्पेस 5 ही है, 6 नहीं बनेंगे, है ना। 5 स्पेस बन गए। अच्छा, अब की बार 1 माइनस नहीं करना, क्योंकि सर्कल में आप काउंट करना चाहते हो। एक चीज को तो आप पहले ही फिक्स कर चुके हो, लड़के को, है ना। तो अब किसी को फिक्स नहीं करना। अब ये 5 जगह आपको दिखाई दे रही है शेडेड, और इस पे 3 लड़कियां बैठानी है। तो बताओ 5 जगह पे 3 लड़कियां बैठ सकती है 5p3 में, यानी कि 4 फैक्टोरियल और इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। आंसर अपना कितना आ गया? 4 इंटू में 3, और ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये कितना हो गया? 120, यानी कि 12 इंटू 120, 1440। तो देखो क्वेश्चन हमने लाइन वाला किया, ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, है ना। हाँ, आंसर अलग आएगा, आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे इसमें और उसमें फर्क क्या है? देखो, अगर मान लो यही क्वेश्चन होता लाइन में, अगर लाइन में होता, मैं कहता हूँ 5 बॉयज है और 3 गर्ल्स है, और वही कंडीशन है कि 2 लड़कियां इकट्ठी नहीं बैठेगी, नो, हाँ, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। तो बताओ उसका आंसर आप कितना निकालते? अब डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, पहले 5 लड़कों को बिठा दो 5 फैक्टोरियल में, और उनके बीच में जगह कितनी बन गई? 6, है ना। 6p3। तो आपका आंसर कितना आता है देख लो, 120, और ये भी कितना होता है? 120 होता है। तो 14400, है ना, उसमें आपका आंसर ये आता। हाँ, और इसमें आंसर देख लो कितना आया है? 1440। तो मतलब कि रटना नहीं है, आंसर सेम नहीं आएगा, आंसर अलग अलग आएगा। कॉन्सेप्ट में कहाँ फर्क आएगा कि पहले जो लड़कों को बिठाते थे 5 फैक्टोरियल लिखते थे, अब 5 की जगह एक कम हो जाएगा, क्योंकि सर्कल का क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद फर्क कहाँ पे आएगा? 5 लड़कों को लाइन में बिठाते हैं तो स्पेस कितने बनते हैं? 6, और सर्कल में बिठाएंगे तो स्पेस कितने बनेंगे? 5। और फिर वही क्वेश्चन कि 5 प्लेस के ऊपर 5 गर्ल्स को अरेंज करना है, तो 5p3, 6 पे अरेंज करना हो 6p3, 5 में करना हो 5p3। मतलब आपको ध्यान रखना है कि पहले लड़कों को बिठा दिया, उसमें हम ऑलरेडी 1 माइनस कर चुके हैं सर्कल के लिए, तो बाद में लड़कियों के लिए 1 माइनस नहीं करना, है ना। बस पहली बार में ही करना है। उसके बाद जैसा क्वेश्चन हम लाइन में करते हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो ये सर्कुलर परमुटेशन का बेसिक्स था। इसके ऊपर और कितने क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट के बन सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन, हम सारे कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज समझ आ गया आपको सब कुछ?
ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर हम मिलते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।